गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से आपके व्याकरण में जो पत्र लेखन वाला भाग है उसका निविदा वाला भाग देखते हैं। इससे पहले पिछले वीडियो में हमने विज्ञप्ति और ज्ञापन क्या होता है उसको समझा था और पत्र लेखन किस तरह से लिखा जाता है उसको समझा था। आज हम आपके पाठ्यक्रम में जो और दूसरे बिंदु सम्मिलित हैं जैसे निविदा है तो उसको विस्तार से देखते हैं। निविदा जिसे हम अंग्रेजी में टेंडर भी कहते हैं, आपने भी अखबार देखे होंगे जिसमें रोज़ कुछ न कुछ अलग अलग विभाग से अलग अलग तरह की निविदाएं छपती हैं। निविदाएं होती क्या हैं? निविदा किसी भी सरकारी या गैर सरकारी प्रतिष्ठानों के द्वारा सामान आपूर्ति, चाहे वो सामान आपूर्ति के लिए हो, चाहे वो निर्माण या मरम्मत के लिए हो, निर्माण या मरम्मत के लिए, यानी किसी भी सरकारी या गैर सरकारी प्रतिष्ठान के द्वारा किसी सामान की आपूर्ति, किसी सामान के निर्माण या मरम्मत, इन सब के लिए जो लोग कार्य संपन्न कर सकते हैं या जिस प्रतिष्ठान या ऐसे व्यक्ति जो कि इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं के लिए समाचार पत्रों में आवेदन प्रकाशित किया जाता है, आमंत्रण प्रकाशित किया जाता है, उसी को हम निविदा के रूप में देखते हैं। आइए हम इसको थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। निविदा का एक प्रारूप है जो मैंने यहाँ लिख रखा है, तो इसे हम देखते हैं कि निविदा जो है वो लिखी कैसे जाती है। निविदा किसी भी विभाग के द्वारा छपवाई जाती है, तो वो हो गया राजस्थान सरकार। जैसे राजस्थान सरकार के द्वारा ये निविदा आमंत्रित की गई है, जिसमें कार्यालय हो गया जिला शिक्षा अधिकारी, यानी शिक्षा विभाग की ओर से ये छपाया गया है। और ये कहाँ है? नागौर जिले में। जो माध्यमिक जिला शिक्षा अधिकारी भी प्राथमिक माध्यमिक जो अलग अलग होते हैं, तो ये माध्यमिक स्तर के विभाग की तरफ से छापा गया है या आमंत्रित किया गया है। और पहले भी मैंने आपको बताया कि हम इसमें पत्रांक संख्या वगैरह लिखते हैं, तो इसमें पत्रांक लिखा है उन्होंने क्रमांक करके जिला शिक्षा अधिकारी, इसी को छोटे रूप में यहाँ पर लिखा गया है। नागौर जिस भी ज़िले से वो आमंत्रित की जा रही है, और ये पत्रांक संख्या जो कि आपको वहाँ पर अपनी इच्छा से लिखनी है। फिर दिनांक जिस दिन भी आप निविदा प्रिंट करवा रहे हैं, छपवा रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं, उस दिन की दिनांक जो है वहाँ पर लिख दी जाती है। तो आप अपने एग्ज़ाम में, परीक्षा में जिस दिन अगर जो परीक्षा की डेट है वो परीक्षा की तारीख यहाँ पर लिख सकते हैं। अब है निविदा सूचना संख्या। निविदा सूचना जिला शिक्षा अधिकारी जो विभाग है उसमें से निविदा सूचना संख्या 12 है। ये मतलब उस विभाग की तरफ से कितनी सूचनाएं आ चुकी हैं? 12। और यहाँ पे सन आ जाएगा 2020-21। अब हम देखते हैं कि इसका जो मध्य भाग है वो कैसे लिखा जाता है। ये राजस्थान सरकार की ओर से निविदा आमंत्रित की गई है, इसलिए हमने क्या लिखा है? राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से, राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में, यानी ये जो निम्न का मतलब हो गया जो नीचे लिखे गए हस्ताक्षर हैं, हस्ताक्षर किसके हैं? जिला शिक्षा अधिकारी के, जो कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के हैं और नागौर में हैं। तो उनके हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निम्नलिखित सामग्री यानी नीचे जो सामग्री लिखी गई है उसकी आपूर्ति है। तो अभी हमने बताया था कि सामान आपूर्ति या निर्माण मरम्मत के लिए ही निविदाओं को लिखा जाता है या आमंत्रित किया जाता है, प्रकाशित करवाया जाता है। तो यहाँ पर निम्नलिखित सामान की आपूर्ति के लिए मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है, यानी सील पैक। मोहरबंद का मतलब क्या हो गया? जो सील पैक निविदा है वो आमंत्रित की जा रही है। अब ये आपने थोड़ी सी सूचना दे दी। अब आप लिखोगे प्रपत्र प्राप्ति। आपको ये जानकारी देनी पड़ेगी निविदा कब मांगी गई है और लास्ट उसकी जो तारीख है वो क्या होगी, अंतिम तारीख क्या होगी, निविदा खोली कब जाएगी, यानी जैसे हम कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं टेंडर खुल गया, तो टेंडर खुलने की जो तारीख है वो कब है, और ये सामग्री का विवरण है। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रपत्र प्राप्ति, यानी निविदा जो है वो निकाली है 12 तारीख को, ठीक है, और 2 दिन का उन्होंने समय दिया है कि प्रपत्र प्राप्ति यानी इससे संबंधित जो पत्र है या जो कागज़ है, जो फॉर्म है, वो आपको कब मिलेगा? 14 तारीख से मिलना शुरू होगा। उसके बाद में निविदा प्रेषण अंतिम तिथि,
तो लास्ट आपको निविदा यानी जो टेंडर है उसे भरकर अंतिम तारीख दी है 25 अक्टूबर, ठीक है, 25/10/2020 शाम को 5 बजे तक आप उस कार्यालय में चाहे तो स्वयं जाकर चाहे डाक से किसी भी तरीके से पहुंचा सकते हैं। और निविदा कब खोली जाएगी, जैसे 25 को शाम तक हमने ये सारी निविदा मंगवा ली, तो अगले ही दिन निविदा खोलने का समय दिया गया है, वो है प्रातः 11 बजे। आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का विवरण। अब ऐसी कौन कौन सी सामग्री है जो हमने शिक्षा विभाग के द्वारा आमंत्रित की है, मंगवाई है, जिसका जो अनुमानित राशि है वो सब हमने दिया है कि किस तरीके से आपको निविदा पहुंचानी है, यानी उस सामग्री की आपूर्ति करनी है। सबसे पहले क्रम संख्या, जिसमें 1 2 3 लिख दिया। सामग्री विवरण, सबसे पहले मंगवाए गए हैं कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर की अनुमानित राशि जो है ये लाखों में है, 2 लाख रुपए तक के कंप्यूटर, ठीक है। धरोहर राशि, इसके लिए आपको 4000 रुपये जमा कराने हैं। निविदा शुल्क जो है वो आपका 100 रुपये लगेगा। और आपूर्ति की अवधि मांगी है 1 माह की, यानी 1 माह के भीतर आपको ये जो चीज़ें हैं, ये जो मांगी गई सामग्री है वो पहुंचानी है। दूसरा है स्टील की अलमारी, जो कि 1 लाख रुपए तक की, और धरोहर राशि के रूप में 2000 रुपये, निविदा शुल्क के रूप में 100 रुपये, और इसका समय भी 1 माह का ही है। और फिर है तीसरे नंबर पे कुर्सियाँ, तो कुर्सियाँ भी 1 लाख तक की अनुमानित राशि में हैं, और धरोहर राशि इनकी 2000 रुपये हो गई, और निविदा शुल्क इनके लिए भी 100 रुपये है, और आपूर्ति यानी पहुंचाने का जो समय है कि 1 माह के भीतर ये सब करना है। तो ये तो हो गया हमारा पूरा विवरण। इसके बाद बाईं ओर यहाँ पर जिस भी विभाग और जिस भी विभाग के अधिकारी की तरफ से ये निविदा आमंत्रित की जाती है उसके हस्ताक्षर होते हैं। जैसे हमने जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से लिखा है तो जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक नागौर, जिसके हस्ताक्षर आ जाएंगे, उनकी मोहर लग जाएगी यहाँ पर, जिसे हम सील कहते हैं, उनका पूरा नाम आ जाएगा या पदनाम जो भी है इस तरह से आ जाएगा। तो ये है एक प्रकार की निविदा जिसमें आपको सामग्री आपूर्ति की मांग की गई है। स्टूडेंट्स, अब हम एक प्रकार की निविदा और समझते हैं। ये निविदा भी राजस्थान सरकार के द्वारा ही निकाली गई है, और इसमें अब की बार जो विभाग है वो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, और उनके आयुक्त हैं उनकी तरफ से हैं, और ये है जयपुर, स्थान जो है वो जयपुर से है। तो राजस्थान सरकार की ओर से आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जयपुर, इनकी तरफ से निविदा आमंत्रित की गई है। और वही पत्रांक संख्या, जैसे पहले आपको बताया था कि पत्रांक संख्या लिखेंगे आप सबसे पहले, तो आप यहाँ पर क्रमांक निविदा, ये पत्रांक क्रमांक हो गया, जिसमें 164 ये आपको मैंने बताया ही है पहले कि आप इन जो नंबर्स को, पत्रांक संख्या को अपने हिसाब से लिख सकते हैं। दिनांक होगी जिस दिन की भी दिनांक आपकी निविदा की है। ये जो इससे पहले मैंने जो निविदा समझाई आपको वो थोड़े से अलग प्रकार से लिखी गई थी। उसमें पूरी एक तरीके से हम कह सकते हैं विवरणिका बनी थी। इसमें आपको जो विवरणिका वाली चीज़ें थी वो सीधे इसी में ही, इसी पूरे अनुच्छेद के अंतर्गत ही शामिल कर दी गई हैं। जैसे ये निविदा सूचना संख्या हो गई 10, और इस निविदा के अंतर्गत उन्होंने ये सारी बातें सम्मिलित की हैं। राज्य के समस्त चिकित्सालयों, क्योंकि चिकित्सा विभाग की तरफ से हैं, इसीलिए राज्य के समस्त चिकित्सालयों में निःशुल्क दवा वितरण क्या है। जैसे इससे पहले जो निविदा हमने पढ़ी उसमें तो सामान आपूर्ति और मरम्मत और उससे संबंधित था, जैसे शिक्षा विभाग की तरफ से था, उन्हें कंप्यूटर और कुर्सियाँ, ये सब, अलमारी, ये सब चाहिए था। इसमें हम निःशुल्क दवा वितरण हेतु पंजीकृत, जितने लोग पंजीकृत हैं, यानी जितने लोगों ने पंजीकरण करा रखा है दवा कंपनियों से, दिनांक हमने जो तारीख लिखी है उससे हम आगे 1 महीने का समय या 15 दिन का समय देते हैं। तो 30/10/2020 को साय 5 बजे तक मोहर बंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। हमेशा निविदाएं जो है वो मोहर बंद ही आमंत्रित की जाएंगी। अब आगे कह रहे हैं कि निविदा प्रारूप कार्यालय समय, निविदा का जो प्रारूप है उसका जो एक तरीके से फॉर्म है जो भरना है आपको, उस प्रारूप को आप कार्यालय समय में 100 रुपये का नकद जमा कराकर प्राप्त कर सकते हैं।
और उसे भरकर आपको वहाँ पहुँचाना है। प्राप्त निविदाएँ, दिनांक अब हमने समय दिया है कि कितनी तारीख तक हम निविदाओं को लेंगे। तो हमने लिखा है कि 30 तारीख हमने उसकी अंतिम तारीख दी है निविदा के जमा कराने की। तो हम प्राप्त निविदा जो है उसको अगले ही दिन 31 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे उपस्थित सभी निविदादाताओं के समक्ष, जितने भी लोग निविदाओं के लिए आमंत्रित किए गए थे या जिन लोगों ने भी आवेदन भरकर जमा कराया था, उन लोगों के समक्ष वो खोली जाएगी। और निविदा में हम विवरण क्या क्या दे रहे हैं, तो वो कार्य विवरण जो है वो इस प्रकार से है। अब क्योंकि चिकित्सा विभाग है तो उससे संबंधित चीज़ें ही होंगी। जैसे पहले नंबर पे है ग्लूकोज 500 ml का, जो कि अनुमानित लागत जो है इसकी करोड़ रुपए में, यानी ये 400 करोड़ रुपए हैं। इसकी धरोहर राशि के रूप में जिसे हम कहते हैं कि जमानत राशि जो डिपॉजिट किए जाते हैं वो है 4 लाख रुपए, और अवधि दिया है उन्होंने वर्ष पर्यंत, यानी पूरे साल। फिर है सिरिंज जो कि 200 है करोड़ में लागत के रूप में, अनुमानित लागत जो है वो 200 करोड़ के रूप में है। धरोहर राशि उसके लिए 2 लाख रुपए है और अवधि भी उसकी वर्ष पर्यंत है। और बैंडेज जो है वो है 1 करोड़ रुपए, या अनुमानित लागत जो है वो 1 करोड़ है और धरोहर राशि के रूप में 1 लाख रुपया है, और अवधि जो है वो है वर्ष पर्यंत। निविदाएं जो हैं वो गुणवत्तापूर्वक जो सामान होता है, यानी क्वालिटी वाला सामान कम पैसों में कम लागत में उपलब्ध हो जाए, उसके लिए आमंत्रित की जाती हैं। तो निविदा में कुछ शर्तें भी रखी जाती हैं कि आप अगर समय पे आपूर्ति नहीं करते हैं तो आपकी धरोहर राशि जो है वो जब्त कर ली जाएगी, या और भी बहुत सारी चीज़ें। तो उस तरह से कुछ शर्तें भी उनकी तरफ से लागू की जाती हैं विभाग की तरफ से। जैसे इसमें पहली शर्त है निविदानुसार दरों पर वर्ष पर्यंत मांग के अनुसार सप्लाई नियत स्थान पर देनी होगी, यानी आपको एक निश्चित स्थान होगा, उस निश्चित स्थान पर समय पर वो सारी चीज़ें पहुँचानी होंगी जो निश्चित दर है हमने जो तय किया है। दूसरी है निविदा शर्तों का उल्लंघन करने पर जो आपकी धरोहर राशि, यानी जो भी नियम बनाए गए हैं, जो भी शर्तें लागू की गई हैं, अगर आप उन शर्तों के आधार पर काम नहीं करते हैं तो आपकी जो धरोहर राशि जमा की गई है वो जब्त कर ली जाएगी उस विभाग के द्वारा। फिर है जैसे समस्त न्यायिक परिवादों का क्षेत्र जयपुर रहेगा। अगर किसी बात को लेकर कोई विवाद होता है तो उस विवाद के लिए जितनी भी न्यायिक कार्यवाही होगी वो सारी न्यायिक कार्यवाही जो है वो जयपुर में ही की जाएगी, क्योंकि ये विभाग कहाँ का है, जयपुर का है। इस तरह से और अंत में वही जो आयुक्त हैं या जो भी विभाग का पद का अधिकारी है उसका नाम, उसका पता, उसके हस्ताक्षर, उसकी सील, ये सब लगाकर इस तरीके से निविदा समाप्त कर दी जाती है। तो हमने 2 तरह की निविदाएं अलग अलग देखी हैं। तो मैं समझती हूँ कि आपको निविदा लेखन जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, अभी हमने निविदा समझी 2 प्रकार से अलग अलग। अब हम बात करते हैं अर्धशासकीय पत्र की। अर्धशासकीय पत्र होता क्या है? अर्धशासकीय पत्र नाम से ही पता चल रहा है कि वो शासकीय या सरकारी पत्र तो है, लेकिन अर्ध का मतलब आधा है, यानी आधा हम कह सकते हैं कि औपचारिक है और आधा अनौपचारिक है। तो इस पत्र को लिखा कैसे जाता है? आत्मीयता के संस्पर्श से युक्त अनौपचारिक पत्र होता है एक तरह का, जो कि किसी सरकारी कामकाज के ज़रिए किसी सरकारी विभाग के व्यक्ति के द्वारा दूसरे सरकारी विभाग के समकक्ष अधिकारी को लिखा जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा आत्मीयता का पुट नज़र आएगा आपको, आत्मीयता का संस्पर्श नज़र आएगा। पूरी तरीके से ये औपचारिक नहीं होता, इसमें कहीं कहीं अनौपचारिकता भी नज़र आती है। अब हम देखते हैं इस पत्र का प्रारूप, इसे लिखा कैसे जाता है। जैसे हमारे समक्ष एक पत्र है जिसमें साक्षरता अभियान की सफलताओं के बारे में एक अधिकारी ने दूसरे अधिकारी से बात की है। तो इस तरह के जो पत्र होते हैं वो ज़्यादातर किसी समकक्ष अधिकारी का सहयोग चाहने या उसका सहयोग देने के लिए लिखे जाते हैं, या वैचारिक मत एक दूसरे को पहुंचाने के लिए किए जाते हैं, या फिर एक दूसरे से सहायता चाहने और पहुंचाने के लिए किए जाते हैं। तो इस तरह के वैचारिक मतों का आदान प्रदान जो किया जाता है वो इस तरह के पत्रों के माध्यम से ही एक अधिकारी दूसरे अधिकारी से करता है। तो ये पत्र है भारत सरकार के द्वारा
तो यहाँ सबसे ऊपर हमने उस भारत सरकार का नाम लिखा। उसके बाद में यहाँ पर जो पत्र भेज रहा है कौन है, अवनीश कुमार, सचिव हैं वो यहाँ के, ठीक है। और इधर आ गया उनका मंत्रालय, मतलब कौन है, कौन से डिपार्टमेंट के हैं, कहाँ बैठते हैं, तो वो चीज़ आ गई कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो कि नई दिल्ली में है। और यहाँ दिनांक आ गई साथ में 10 अक्टूबर 2020 कि ये पत्र जो है वो 10 अक्टूबर 2020 को लिखा जा रहा है। और यहाँ पर पत्रांक संख्या आ गई और पत्रांक संख्या के साथ में वो सन आ गया जिस सन में ये पत्र लिखा जा रहा है। अब यहाँ देखिए आप, अनौपचारिक पत्र जो होते हैं उसमें हम प्रिय संबोधन करते हैं, लेकिन ये कहने को तो अर्धशासकीय अर्ध सरकारी पत्र है, औपचारिक पत्र है एक तरह का, लेकिन यहाँ पर प्रिय का संबोधन है, यानी एक अधिकारी अपने समकक्ष दूसरे अधिकारी को प्रिय संबोधन के साथ ये पत्र लिखता है। इसीलिए हमने कहा कि इस तरह के पत्रों में हमें आत्मीयता का संस्पर्श नज़र आता है। तो प्रिय राजेश कुमार ये उन्होंने संबोधन दिया है। और अब आगे वो बात कर रहे हैं कि आपका पत्र, यानी प्रिय राजेश कुमार का जो पत्र है वो अवनीश कुमार को पहले मिला होगा। तो उस पत्र के विषय में ये बात करते हुए बताते हैं कि आपका पत्र क्रमांक, उसका क्रमांक आ गया, कौन से विभाग से आया था वो आ गया, और सन आ गया, और कितनी तारीख को उन्हें मिला, तो दिनांक 26/9/2020 को उन्हें प्राप्त हुआ है, ठीक है, को प्राप्त हुआ। आपने राजस्थान में चल रहे सतत साक्षरता अभियान, अब ये जो पत्र है उस पत्र में उन्होंने जो लिखा है वो है क्या, मतलब एक दूसरे को सुझाव देना चाहते हैं, एक दूसरे से वैचारिक मतों का आदान प्रदान करना चाहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आपने राजस्थान में चल रहे सतत साक्षरता अभियान की जो सफलताएं हैं, यानी किस तरीके से हमने जो साक्षरता अभियान चलाया है वो साक्षरता अभियान राजस्थान में किस तरीके से सफल हो रहा है, उसकी सफलताओं पर वह कह रहे हैं कि विस्तार से प्रकाश डाला था इस पत्र में जो पहले उन्हें प्राप्त हुआ था, उसका एक तरीके से जवाब दे रहे हैं उन्हें वापस से। तो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि इसी प्रकार सतत साक्षरता योजना जो है, क्योंकि ये तो अभी क्या है, राजस्थान की सफलता की बात कर रहे हैं, तो पूरे देश में ही सफलता चाहते हैं हम साक्षरता अभियान के अंतर्गत। तो कह रहे हैं कि इसी प्रकार सतत साक्षरता योजना देश के अन्य प्रदेशों में भी क्या हो, इसी प्रकार सफलता के साथ चले। यानी आपने अपने यहाँ पर क्या क्या प्रयास किए उसे सफल बनाने के लिए, इसलिए वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आपके यहाँ पर भी वो सफलता के साथ चले। तो आप इस हेतु मंत्रालय को क्या करें, कुछ सुझाव दें, कुछ ऐसे बिंदु बताएं, कुछ ऐसे सुझाव बताएं जिसके माध्यम से आपके यहाँ पर ये अभियान जो है वो सफल हुआ। तो फिर इस तरह के बिंदुओं को या इस तरह के सुझावों को काम में लेते हुए या जानकारी प्राप्त करते हुए अन्य प्रदेशों में भी इस अभियान को सफल बनाया जा सकेगा। तो आप इस हेतु मंत्रालय को कुछ सुझाव भेज सकें तो उसके आधार पर एक व्यापक योजना बनाई जा सकती है, जिससे अन्य जो प्रदेश हैं वहाँ पर भी हम इस अभियान को इसी तरीके से सफल बना सकते हैं। आपका सहयोग अपेक्षित है, क्योंकि उन्होंने बात यहाँ पर सहयोग की है, इसलिए कह दिया कि आपका सहयोग अपेक्षित है। मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया कि इस तरह के पत्रों में या तो वैचारिक मतों का आदान प्रदान होता है या एक दूसरे से सहयोग की अपेक्षा की जाती है। सहयोग देना चाहते हो तब भी और सहयोग लेना चाहते हो तब भी इस तरह के पत्रों को लिखा जाता है। और इसका अंत हुआ आपका सद्भावी, क्योंकि संबोधन प्रिय से है, आत्मीयता का पुट है, तो यहाँ पर भी आत्मीयता नजर आएगी। आपका सद्भावी कौन है, अवनीश कुमार। किसको लिखा, अवनीश कुमार ने लिखा है प्रिय राजेश को, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सद्भावी कौन आ गया, अवनीश कुमार आ गया, लिखने वाला आ गया। और अब राजेश कुमार जो है, अवनीश कुमार का जो पता है वो हमने यहाँ लिखा उनके साथ में। और अब जो राजेश हैं वो कौन हैं, किस पद के अधिकारी हैं, कहाँ बैठते हैं, उनका पूरा पता, उनकी पूरी जानकारी हम यहाँ नीचे बाईं ओर लिखेंगे। श्री राजेश कुमार, शासन सचिव, और उसके बाद में आ गया शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार। ये कहाँ बैठते हैं, शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर। सचिवालय जो है हमारा जयपुर है, तो जितने भी सेक्रेटरी होते हैं वो सब कहाँ बैठते हैं,
जयपुर में, तो यहाँ उन्होंने उनका पता लिखा। तो इस तरह के पत्रों में हमें आत्मीयता का संस्पर्श मिलता है और इसे पूरी तरीके से हम औपचारिक अनौपचारिक दोनों ही नहीं कह सकते, इसीलिए इसे अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय पत्र कहा जाता है। आशा करती हूँ आपको ये पत्र समझ आया होगा। अब हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार हमें 2 चीज़ें और पढ़नी है जो हम अगले वीडियो में देखेंगे।